हाय स्टूडेंट्स, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके कॉजेस क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सारा नटशेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये रिजॉल्विंग पावर है क्या। आपने नोटिस किया होगा, अगर टू ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज रखी हुई है, बहुत ही क्लोज, तो वो हमें टच करती हुई दिखाई देती है, वो हमें उनकी इमेजेस सेपरेट दिखाई नहीं देती। यानी अगर टू ऑब्जेक्ट जरूरत से ज़्यादा क्लोज है तो उनकी इमेजेस टच करती हुई दिखाई देंगी, ओवरलैप करती हुई दिखाई देंगी, वो सेपरेट दिखाई नहीं देंगी। आप सोच रहे होंगे जब वो एक्चुअल में टच नहीं कर रही तो वो हमें अलग अलग क्यों नहीं दिखाई देती। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि हमारी जो आई है ये कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है। अगर मान लीजिए एक ही कन्वेक्स लेंस है और प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपको एक्सपेक्टेशन होगी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट साइज की होगी, बट एक्चुअल में ये जो रेज आ रही है और उनके पाथ में रखा हुआ है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा। और अगर वेवलेंथ इसके ऑब्स्टेकल के साइज के कंपेरेबल है तो हो जाएगा डिफ्रैक्शन। और हमें यहाँ पर सेंटर में मैक्सिमम मिलेगा और फिर मिनिमम अल्टरनेटली मिनिमम यहाँ पर, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम अल्टरनेटली। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट ना होके एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें रिसीव होता है। और अगर ऐसी टू ऑब्जेक्ट्स है जो बहुत क्लोज है, इसका भी डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा और दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या हो जाएंगे, ओवरलैप। तो जब भी दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहे हैं तो इसको सेपरेट करना मुश्किल है। और बहुत ज़्यादा ओवरलैप तब होंगे जब ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है। अगर बहुत क्लोज नहीं है तो इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं करते और उनको रिजॉल्व करना पॉसिबल है। तो ये कॉज था कि टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है, क्लोजली प्लेस्ड है बट टच नहीं कर रही, लेकिन उनकी इमेजेस सेपरेट नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उनके डिफ्रैक्शन जो पैटर्न्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट था रेले, इसने एक्सप्रेशन दिया रिजॉल्यूशन का। तो मैं इस पे आता हूं। मान लीजिए ये पहली ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नंबर 1, उसका ये है डिफ्रैक्शन पैटर्न, और दूसरी ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंटर मैक्सिमम है वो यहां लाई कर रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट का सेंटर मैक्सिमम दूसरी ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम पे लाई कर रहा है, तो ये रिजॉल्व हो जाएगी, रिजॉल्व है। तो इसमें क्या होता है, ये जब तक दोनों क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट की इमेजेस जस्ट सेपरेटली दिख रही है तो इसका मीनिंग यही है कि एक ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न हमेशा सेंट्रल मैक्सिमम होता है। दूसरे ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम होगा वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम पर लाई करेगा। तो पहले का सेंट्रल मैक्सिमम ये रहा, दूसरे का ये रहा, दोनों जब तक सेपरेट है तब तक इमेजेस सेपरेट दिखाई देंगी। और अगर ये और क्लोज करें तो ये यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगे। सेंट्रल मैक्सिमम अगर ओवरलैप कर गए तो इमेजेस सेपरेट दिखाई नहीं देंगी। ये एक्सप्लेनेशन था रेले का। ये साइंटिस्ट है, इसने बताया था कि टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट कब रिजॉल्व हो सकती है। तो रिजॉल्यूशन का रीजन क्या है, कैसे रिजॉल्व होगी, तो ये इसने एक्सप्लेन किया था जो मैंने अभी आपको बताया कि एक का सेंटर मैक्सिमम दूसरे के फर्स्ट मिनिमम पे लाई कर रहा है तो इनकी इमेजेस सेपरेट होंगी। ठीक है, तो ये
रिजोल्यूशन के बारे में हमने बात करी। तो नटशेल में हमने क्या बात की रिजोल्यूशन की कि अगर टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट है, मान लिए मैं दो फिंगर हैं, इनको बहुत क्लोज ला रहा हूँ, बहुत क्लोज आ रहा हूँ, बहुत क्लोज, एक टाइम पे ये जस्ट टच नहीं कर रही, लेकिन मेरी आइज को लगेगा कि ये टच कर रही है। एक्चुअली डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे मैं विजुलाइज कर सकता हूँ। डिफ्रैक्शन पैटर्न ये मुझे अभी टच करती दिखाई दे रही है, लेकिन टच करने की फीलिंग नहीं आ रही। जब मैं और क्लोज आता हूँ अब टच कर रहा है, तो एक्चुअल में टच नहीं कर रही, लेकिन इमेजेस जो मेरी आईज के रेटिना बन रही है वो इमेजेस टच करती दिखाई दे रही है। तो यहीं से कितना क्लोज हो दो ऑब्जेक्ट जिससे उनकी इमेजेस सेपरेटली देख पाए, उसको कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये सारी टर्म्स मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले रिजॉल्विंग पावर। Resolving power in general, resolving power of an optical instrument to see the images of two closely placed objects just separately. So, optical resolving power of an optical instrument to see the images of two closely placed objects just separately. It is the ability. is यहाँ पे और लिखिए is the ability, या एक बार फिर से मैं पूरा एक बार कर देता हूँ यहाँ पर। is the ability to see as separately the images of two closely placed objects. तो रिजॉल्विंग पावर एक एबिलिटी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। हमारी आईज भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक एबिलिटी जो टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट की इमेजेस को जस्ट सेपरेटली देख पाता है। जस्ट का मतलब है कि अगर और क्लोजली आए तो वो टच करती दिखाई देगी। ठीक है, तो ये होती है रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है द डिस्टेंस बिटवीन two objects
which are placed closely so that their images are seen just separate. जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट की इमेजेस को हम जस्ट सेपरेटली देख पा रहे हैं। यहाँ पे जस्ट वर्ड का मीनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जस्ट मतलब कि अगर इससे ज्यादा क्लोज लाते हैं तो इमेजेस सेपरेटली नहीं दिखेंगी, वो टच करती दिखेंगी। तो टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स, इनकी इमेजेस जस्ट सेपरेटली हमें दिख रही है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो आपने दो टर्म सीख ली, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? Resolving power is the ability of an instrument to see the images of two closely placed objects as separately, and the distance between the object, जिससे उसकी इमेज जो सेपरेट दिख रही है, तो जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच की, उस डिस्टेंस को कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। एंड रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में क्या रिलेशन है? रिजॉल्विंग power is equal to 1 upon limit of resolution। ये रिलेशन, तो हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालेंगे, उसको रेसिप्रोकल करेंगे उसका, और वही होगी रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो अब हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिस्कस करते हैं। Resolving power of microscope। इसके लिए सबसे पहले हमें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिफाइन करना पड़ेगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी जो बहुत क्लोज प्लेस्ड है, बट उनमें से एक ऑब्जेक्ट लेना है। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से ज्वाइन कर दो, ये भी थीटा और ये थीटा, तो ये 2 थीटा हो गया इस कोन एंगल। और जो भी लाइट हम यूज कर रहे हैं इस समय देखने के लिए ऑब्जेक्ट को, उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। तो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोन एंगल के, 2 थीटा। ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये कैसे आया है? ये आया है बाय एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से जो हमने फाइंड की, उसमें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन था लैम्डा अपॉन 2 थीटा। 2 थीटा कोन एंगल है और लैम्डा वेवलेंथ है लाइट, जो कि इस एक्सपेरिमेंट में यूज की जा रही है। इसमें अगर थीटा वेरी स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, राइट। इसलिए रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन।
1 अपॉन, यानी इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, 2 साइन थीटा अपॉन लैम्डा। यहाँ पे जो प्रोपोर्शन हटाते हैं तो प्रोपोर्शन कांस्टेंट भी 1 होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एयर की जगह आपने यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट किसी अदर देन एयर या वैक्यूम में प्लेस्ड है, तो नए मीडियम में लैम्डा हम कैसे निकालते हैं, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह जो नए में लैम्डा होगा वो लैम्डा अपॉन म्यू रखेंगे तो म्यू ऊपर चला जाएगा। तो अब रिजॉल्विंग पावर होगा 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो ये रिजॉल्विंग पावर इन जनरल आ गया इन द मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम। ठीक है, अगर एयर है वैक्यूम में तो म्यू को 1 कर देना, तो 2 साइन थीटा अपॉन लैम्डा आएगा रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा सबसे ज्यादा क्या किसकी होती है, रेड कलर की। रेड कलर में अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें रिजॉल्विंग पावर आएगी सबसे कम, और वायलेट कलर में रिजॉल्विंग पावर होती है मैक्सिमम। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट की लेंथ जितना ज्यादा बड़ा है इसका साइन थीटा उतना ज्यादा होगा और रिजॉल्विंग पावर भी उतनी ज्यादा होगी। तो दो मेन फैक्टर हो गए, एक तो इसका डायमीटर, जितना बड़ा लेंस है उसका कोण एंगल भी उतना ज्यादा बड़ा है, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया माइक्रोस्कोप का की रिजॉल्विंग पावर। अब टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग टेलीस्कोप की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालेंगे, फिर उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे और आ जाएगी हमारे पास रिजॉल्विंग पावर। Resolving power of telescope। टेलीस्कोप क्या करता है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने का काम आता है। तो इसकी आप रिजॉल्विंग पावर कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एबिलिटी of telescope to see the images just separately while distant objects are closely placed। तो बहुत दूर की दो ऑब्जेक्ट जो क्लोजली प्लेस्ड है उनकी इमेजेस को जस्ट सेपरेटली देख पाना, उसको कहते हैं टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर। जैसे मान लीजिए ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, अब यहाँ पे दो स्टार है, क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, जिसकी इमेजेस को जस्ट सेपरेट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। बट आप कहाँ स्टार के पास जाके आप ये डिस्टेंस तय करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इसका ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर है, ये वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, डी थीटा से हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन that is d theta, again lambda upon d, proportional।
लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और डिवाइड बाय द डायमीटर। डायमीटर होता है ये, दिस इज डायमीटर। तो डायमीटर जितना ज्यादा होगा लिमिट ऑफ रेडिएशन कम होगी और डिसॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। इसमें प्रोपोर्शन लगाएंगे तो प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है 1.22। लिमिट ऑफ resolution that is d theta is equal to 1.22 lambda upon d, where 1.22 is proportionality constant, इसलिए resolving power is equal to d upon 1.22 लैम्डा, ये रिजॉल्विंग पावर होगी। अगेन डायमीटर जितना ज्यादा बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और ऑफ कोर्स वायलेट कलर के लिए रिजॉल्विंग पावर होगी सबसे ज्यादा। अगर हम वायलेट कलर में देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी इमेज, हमें बहुत क्लियर कट इमेज दिखेगी। अगर रेड लाइट में दिखेंगे बहुत ही इरिटेटिंग कलर होगा और उसमें ब्लर भी दिखेगा, उसके अलावा इमेजेस भी हमें सेपरेटली दिखेगी काफी क्लोज करने पर। तो वायलेट कलर हमारा फेवरेट हो गया इस रिजॉल्विंग पावर के लिए। तो रिजॉल्विंग पावर आपने टेलीस्कोप की भी डिफाइन कर ली। आपने एक क्वेश्चन मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस टेलीस्कोप में बिग साइज लेते हैं क्यों, उसके वहां पे मैंने रीजन बताए थे। एक तो जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतनी ज्यादा लाइट कलेक्ट कर पाएगा और इमेज उतनी ही ज्यादा शार्प दिखेगी। तो एक तो मेन रीजन ये था। दूसरा आप देख रहे हो रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होगी। टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर जितना ज्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर भी उतनी ज्यादा होगी। मतलब बहुत क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी सेपरेटली देख पाएगा और मैग्नीफाइंग पावर भी ज्यादा होगी। तीन रीजन आपके पास हो गए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर क्यों ज्यादा बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है, हम 1 मीटर से ज्यादा डायमीटर नहीं कर सकते। दुनिया का जो सबसे बड़ा लेंस है उसका डायमीटर है 1 मीटर जो जिनेवा में रखा हुआ है, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा अगर हम लेंस बनाते हैं तो उसमें क्रोमेटिक एब्रिएशन और स्फेरिकल एब्रिएशन जनरेट हो जाती है। ये एरर है जिसमें क्रोमेटिक एब्रिएशन यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट अगर ऑब्जेक्ट का इमेज भी कलर दिखेगी, तो ये एरर्स इसकी वजह से हम 1 मीटर से बड़ा डायमीटर का लेंस कन्वेक्स लेंस नहीं बना पाते। ठीक है, लेकिन मिरर में बता दूं मिरर इससे बड़ा साइज का बन सकता है कि मिरर में ये सब एरर्स नहीं होती। तो यहाँ पे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर आपने डिस्कस कर ली। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। मैं थोड़ा सा आपको डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। हालांकि डॉपलर्स इफेक्ट आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है 11th में। डॉपलर्स इफेक्ट था क्या कि वहाँ पे साउंड के लिए डॉपलर्स इफेक्ट था, यहाँ लाइट के लिए डॉपलर्स इफेक्ट है। तो साउंड में हम लिसन करते थे साउंड को तो लिसनर वर्ड आता था, यहाँ व्यूअर वर्ड आएगा बिकॉज लाइट को तो हम व्यू करेंगे। तो जब भी व्यूअर और सोर्स जहां से लाइट जनरेट हो रही है उसके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो हमें फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिसीव नहीं होती, हमें इंक्रीज फ्रीक्वेंसी या डिक्रीज फ्रीक्वेंसी हमारी आइज को रिसीव होती है। तो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्यूअर एंड सोर्स is called Doppler's effect. रिलेटिव मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और सोर्स या तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। डॉपलर्स इफेक्ट क्या है? इट इज variation of frequency
between it is the variation of the frequency of light because of relative motion between source and viewer। मान लो ये सोर्स है और ये व्यूअर है, या तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसे कहते हैं इनके बीच में रिलेटिव मोशन है। और जब भी ऐसा होगा तो इस सोर्स की जो लाइट की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो रिसीव नहीं होगी। अगर पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रिसीव होगी और दूर जा रहा है तो कम फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी। ये डॉपलर इफेक्ट कहलाता है, यानी वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन व्यूअर एंड सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी का कम ज्यादा होना है, ये ही डॉपलर इफेक्ट है। इसका मैं डिस्कस इसलिए करना चाहता था कि इसका यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के क्लोज आ रही है या दूर जा रही है। दोस्तों, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि आज मार्स अर्थ के बहुत क्लोज होगा। तो कभी आपने ऐसा देखा है किसी भी हेवनली बॉडी को अर्थ की तरफ ऐसे या ऐसे मूव करते देखा है? कभी नहीं, मैंने भी कभी नहीं देखा। अगर मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो हेवनली बॉडी पूरी ऐसे मूव करती है, यानी कि स्टार्स यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ होंगे, कभी भी पास नहीं आएंगे कि बहुत क्लोज आ गए हमारी अर्थ के, ऐसा नहीं है। तो हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के क्लोज आ रही है या दूर आ रही है? इसमें डॉपलर इफेक्ट का क्या रोल है? इसके लिए आपको ये बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा विजुअल वाला। इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। लीस्ट और इसकी हाईएस्ट। ठीक है, बाकी फेस में डिक्रीज होती है आपकी। तो यहां पर मान लीजिए कोई सोर्स है, कोई मार्स है, प्लैनेट, और ये है हमारी अर्थ। यहां से हम इसकी लाइट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कलर हम वॉश करेंगे, हम डेली इसके जो लाइट रिसीव हो रही है उसके कलर को देखेंगे। अगर ये जो लाइट हमें रिसीव हो रही है ये मोर एंड मोर ब्लू होती जा रही है, ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का मतलब क्या है? सोर्स अर्थ के क्लोज आ रहा है, इसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट मतलब जो लाइट रिसीव हो रही है डे बाय डे प्लैनेट से हमारे को, वो मोर एंड मोर ब्लू होती जा रही है, ब्लू शिफ्ट हो रहा है, यानी वो पास आ रहा है। और रेड शिफ्ट इसका उल्टा है। रेड शिफ्ट में क्या होता है कि जो लाइट हम रिसीव कर रहे हैं वो आप देखेंगे डे बाय डे, एवरी डे आप देखेंगे तो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो मोर एंड मोर रेडिश होता जा रहा है, इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। और रेड की तरफ अगर मूव कर रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हो रही है कम, और फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि वो अर्थ से दूर जा रहा है। तो कोई भी हेवनली बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के क्लोज आ रही है तो ब्लू शिफ्ट होगा, अर्थ से दूर जा रही है तो रेड शिफ्ट होगा। बाकी एक दो चीज मैं और बताना चाहूंगा कि साउंड में भी ये डॉपलर इफेक्ट था, बट साउंड का डॉपलर इफेक्ट था असिमेट्रिकल, यानी सिमेट्रिकल नहीं था, जबकि लाइट में ये डॉपलर इफेक्ट होता है सिमेट्रिकल। मीनिंग क्या हुआ इसका? साउंड में अगर
एक सोर्स जो लिसनर है वो रुका हुआ है और सोर्स मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से लिसनर के पास आ रहा है, पहला केस। या जो सोर्स रुका हुआ है, लिसनर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको ये देखने में एक जैसा केस लग रहा होगा, एक बार में एक रुका है, दूसरा 2 मीटर पर सेकेंड से इसके पास जा रहा है, ठीक है। तो एक बार में लिसनर रुका हुआ था, सोर्स जा रहा था, और दूसरे में सोर्स रुका है, लिसनर जा रहा था, दोनों में स्पीड सेम थी, तो दोनों सेम स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि जो फ्रीक्वेंसी आएंगी दोनों केस में वो सेम आएगी, नहीं, साउंड में ये सेम नहीं आती, दोनों केस में फ्रीक्वेंसी जो रिसीव होगी वो अलग आएंगी। यानी कि जब मैं लिसनर हूँ और कोई हॉर्न बजाती हुई, साइन बजाती हुई कार मेरे पास आ रही है, लेट से 20 किलोमीटर पर आवर से मेरे पास आ रही है, तो मैं जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करूँगा वो अलग होगी, और वो साइड बजाती हुई कार रुकी हुई है और मैं 20 किलोमीटर पर आवर से उसकी तरफ जा रहा हूँ, तो अब जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करूँगा वो डिफरेंट होगी। तो साउंड में ये डिफरेंट होना कहलाता है असिमेट्रिकल होना, तो सिमेट्रिकल नहीं है डॉपलर इफेक्ट। जबकि लाइट अगर होती उसमें ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम आती, तो लाइट में डॉपलर इफेक्ट है सिमेट्रिकल। तो दोस्तों इसके साथ ये टॉपिक खत्म हो गया, छोटी सी वीडियो हमारी बनके तैयार हो गई, और इसमें हम लोगों ने रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इन जनरल, उसका रेले एक्सप्लेनेशन, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ये डिस्कस हो गई, और ब्रीफ में डॉपलर इफेक्ट डिस्कस कर लिया। So that's all for this video. Have a nice time. Take care.